हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैंने संज्ञा ख़त्म कर दिया है और अब बारी आ रही है सर्वनाम की। सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण क्रम से पढ़ाऊंगी, उसके बाद लेखन खंड पर आ जाऊंगी। तो इसलिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, ताकि आपको और आपके घर में जो छोटे बच्चे हों उनको भी पढ़ने और पढ़ाने में, दोनों में आपको सुविधा मिले। तो सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम अब पर आ गए। अब देखिए, जब किसी बात को हम अगर किसी से कहते हैं और बार बार उसका नाम लेकर के, क्योंकि संज्ञा का मतलब होता है नाम, और हम अगर किसी बात को एक ही नाम को लेकर 10 बार सेंटेंस में बोले कि राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है, राम के पिता आ गए हैं, राम के पिता बाजार जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, हर बार राम लगा दिए, तो सेंटेंस यानी वाक्य की जो सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती है। यदि हम ये कहें कि राम बाजार जाता है, वह वहाँ से सब्जी लाएगा, उसके पिताजी भी साथ जा रहे हैं, पिताजी साथ जा रहे हैं, उसकी माता घर पर खाना बना रही है, उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही है। तो ये राम कहने के बाद बाकी चीज़ें जो मैंने राम की जगह पे लगाई वो उसके लिए स्थान के को लेने वाली जगह बन गई, अर्थात सर्वनाम हो गया। तो अब क्या हुआ, अगर हम बार बार किसी एक शब्द को न, नाम को न रिपीट करके ना लेके हम उसकी जगह जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सीधी से सरल परिभाषा जिसको कहते हैं वो ये हो गई। तो आप किसी भी सेंटेंस को यदि लिख रहे हैं, राम खाना खाता है, राम बाजार जाता है, राम बिस्तर पर सो गया, राम की माताजी खाना बना रही हैं, अब हमने बार बार राम 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 लगाया तो राम की सुंदरता, जो वाक्य की सुंदरता, भाषा की सुंदरता जो होती है वो नष्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसकी जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करना होगा। यही अन्य शब्द जो हैं वास्तव में ये क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने, प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वहाँ, उसके, वह, वे, तुम, आप इत्यादि। तो ये सारे शब्द हो गए जो हम किसी नाम की जगह पर सब्स्टिट्यूट करके, बदल करके, इन शब्दों का प्रयोग करके हम उसकी सुंदरता को बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, बोलने के तरीके में सुंदरता, भाषा में सुंदरता और उस जगह की व्याकरण की सुंदरता भी लगा करके हम सर्वनाम का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या सर्वनाम जान सकते हैं। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सही होगी कि संज्ञा के स्थान पर यानी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सरल, आसान और छोटे से छोटे बच्चों के लिए भी प्रयोग में आने वाली जो परिभाषा है वो ये है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, यदि हम भेदों की बात करें तो भेदों में होता क्या है कि भेद तो सब में कई कई होते हैं, लेकिन सर्वनाम में भेद सबसे ज़्यादा है। सर्वनाम में भेद सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ और सबसे ज़्यादा भूलना
सर्वनाम में ही संभावना होती है। तो इसलिए, क्योंकि अगर हम बात करें संज्ञा की तो उसके 3 भेद होते हैं, यदि हम सर्वनाम की बात करें तो उसके क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। विशेषण करें तो आपके 4 होते हैं, क्रिया की करें तो 2 होते हैं, क्रिया विशेषण की करें तो 4 होते हैं। तो सब में कम है और सबसे ज़्यादा जो है भेद है वो किस में है, सर्वनाम में है। तो सर्वनाम में सबसे ज़्यादा भेद होने के कारण जो इनके 6 भेदों हैं उनको याद करने के लिए यदि आप एक तरीका, जैसे किसी बच्चे को कोई गाना याद करा दिया जाए तो वो कभी भी नहीं भूलेगा, तो गाने की तरह इसको याद करा दीजिए। तो गाने की तरह मैं आपको बोल के बताऊंगी, फिर उसको लिख के समझाऊंगी, तो आपको कभी भी सर्वनाम के भेद भूल ही नहीं सकते। 6 के 6 भेद आपको आसानी से याद हो जाए। मैं जब तक छोटे बच्चों को पढ़ाती थी तब तक मैं उन्हें सर्वनाम के भेद ऐसे ही रटाती थी, और ऐसे ही रटाने का नतीजा होता था कि कभी उन्हें सर्वनाम का भेद 10 साल बाद भी मिलते थे, और कभी पूछ लूँ तो वो बता देते थे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, इसका आसान तरीका है कि आप उनको उंगली पर सिखाइए, उंगली पर सिखाइए कि सर्वनाम के कुल जो 6 भेद होते हैं वो 6 भेद कौन से हैं। तो मैं उन्हें ऐसे ही रटाती थी, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निस्संबंध, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निस्संबंध। बस ये लाइन उनको रटाइए, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निस्संबंध, बस इतना याद करिए और सबके साथ वाचक लगाइए और सबके साथ सर्वनाम लगा दीजिए, आपके भेद तैयार। अब मैं देखिए इसको कैसे लिख के दिखाती हूँ। पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निज संबंध। अब मैंने जो मैं अभी आपको रटा रही थी उसी को मैंने बोर्ड पर एक डिजाइन में लिख दिया कि पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निस्संबंध। अब आप इसको ऐसे लर्न कर लीजिए, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निस्संबंध। अब आपको भेद दिए बच्चों को रटाना है, तो आपका सब में क्या करिए कि सब में वाचक लगा दीजिए और सर्वनाम लगा दीजिए, सब में वाचक लगाते जाइए और सर्वनाम लगाते जाइए। कभी आपको सर्वनाम के भेद ऐसा है ही नहीं कि आपको ना याद हो या भूल जाए। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वनाम का भेद। अब क्या है, ये हो गया सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निस्संबंध, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निस्संबंध। तो 6 ये भेद जो हैं इनको आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए, सबके साथ वाचक लगाइए और सबके साथ सर्वनाम लगाइए और आसानी से आपको याद हो जाएगा। इस चार्ट को आप उतार लीजिए और चार्ट को उतारने के साथ साथ सब में आप वाचक और सर्वनाम लगा दीजिए। तो चार्ट तैयार हो गया, इस आकर्षक रूप में आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं आती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको रब करते हैं। अब आपको क्या करना है कि अब आपको पढ़ना है पुरुषवाचक सर्वनाम।
इनके भेदों को पढ़ाने चल रही हूँ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम जो वास्तव में पुरुषवाचक सर्वनाम थोड़ा समझाने वाला है, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रही हूँ। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुष शब्द से आप उसको याद कर लीजिए कि वह सर्वनाम शब्द, किसी भी परिभाषा को याद करना हो तो आप सीधे सीधे उसके शब्द से शुरू करिए जिसकी परिभाषा आप याद कर रहे हैं। तो कहिए क्या, वह सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जितने प्रकार के आदमियों के लिए, इंसान के लिए, पुरुष के लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब क्या, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, और कभी कभी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो बात करता है वो किसी तीसरे की बात करता है। ये सारे लोग पुरुषवाचक में आ जाएंगे। ये सारे लोग पुरुषवाचक में आ जाएंगे, चाहे बोलने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, और चाहे कोई दूसरा हो। तो पुरुषवाचक के जो भेद होते हैं उसके कुल 3 भेद होते हैं। इस सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम पुरुष। तीसरा, अन्य पुरुष। तो ये 3 हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैंने अभी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बता दिए हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पर समाप्त करूंगी। आप सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों को अच्छी तरह लर्न कर लिए तो समस्या आपकी सारी खत्म हो जाएगी, फिर आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इसको देखिए, दिखाइए और समझिए। जहाँ कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। और मैं जब लेखन खंड पे आऊँगी तो आपको सारी लेखन खंड की चीज़ें बताऊँगी जिसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई है, लेकिन मैं अभी उसको नहीं कर सकती क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ में चल रही हूँ अभी। तो छोटे बच्चे हालांकि उतने समझदार नहीं होते, उन्हें दिखाने के लिए बड़ों को समझाना पड़ेगा तो ये हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली।